हीट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला चैप्टर है, दैट इज हीट ट्रांसफर। ठीक है। और हीट ट्रांसफर को बेसिकली हम तीन तरह से स्टडी कर सकते हैं। कहने का मतलब हीट ट्रांसफर तीन टाइप का हो सकता है। हीट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है तो उसके तीन मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से? तो पहला है हीट कंडक्शन, ठीक है। दूसरा है हीट कन्वेक्शन और तीसरा है हीट रेडिएशन। ठीक है। हीट कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में और लिक्विड्स में होगा। हीट कन्वेक्शन जो है वो मेनली लिक्विड्स में और गैसेस में होगा। और हीट रेडिएशन के लिए मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तीनों का एग्जांपल बताओगे कोई? तो भाई तीनों का एग्जांपल देखो। हीट कंडक्शन कैसे है, जैसे मान लो एक, तो जैसे हम कुछ चीज गर्म करते हैं। हाँ मतलब कोई किचन में ही कोई पतीले में कुछ गर्म कर रहे हो तो पतीला भी गर्म हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ कंडक्शन। मतलब जो खाना बन रहा है इट इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन। क्यों भाई? यस सर, यस। जो भी मेटल का वेसल है वो, या जैसे कोई रॉड है, उस रॉड को हम रॉड का एक एंड अगर फ्लेम पे रखते हैं और दूसरे एंड पे पकड़े रहें तो शुरुआत में तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। क्यों? यस सर। देखो इलेक्ट्रिक कंडक्शन और हीट कंडक्शन हम लोग देखेंगे कि दोनों में प्रॉब्लम्स एकदम सिमिलर है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन लेकिन बहुत तेजी से होता है, हीट कंडक्शन स्लो प्रोसेस है। बट कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे बनते हैं दोनों में। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में तो तुम अगर लोहे की रॉड किसी लाइव वायर पे टच करोगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा। बट हीट कंडक्शन में क्या होगा? हीट कंडक्शन में हीट ट्रेवल होने में थोड़ा टाइम लेगी, तो हीट फ्लो इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है। कन्वेक्शन का कोई एग्जांपल? सर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कन्वेक्शन करंट्स के लिए सेटअप होती है। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज हो गया। और कोई और थोड़ा छोटे लेवल का एग्जांपल, कॉमन डेली लाइफ वाला? टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन? हाँ सर, उसमें सर वो जो जब हाथ नहीं पास में लाते तो शायद बताओ, शायद हीटर इन अ रूम, जब हीटर रूम में जलता है तो हीट हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। माइक्रोवेव। अरे नहीं भाई, तुम लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए। तुम सिंपली वो ये तो सर बताओ, रेडिएशन में हो जाएगा ना। जैसे जैसे अगर हम वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, अभी विंटर्स आ रहे हैं, वाटर तो हीट करोगे ही। तो मान लो अगर कभी वो रॉड यूज की हो अगर, तो रॉड जब वो पानी में पड़ी होती है तो जरा ध्यान से देखना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि जो वाटर बबल्स हैं, जो एयर बबल्स हैं, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, दिखते हैं आते यस हुए। सर, यस सर। सो दैट इज हीट कन्वेक्शन। क्योंकि होता क्या है कि जिनका टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, तो अगर टेम्परेचर पहले बढ़ेगा तो वो हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे तो वो अपने आप ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है। और क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर है वो अपने आप नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं, दे आर कॉल्ड हीट करेंट्स। ये जो उस वाटर के अंदर बन जाएगा उनको हम लोग हीट करेंट्स बोलते हैं। और अगर ट्रांसपेरेंट वेसल में अगर ये काम कर रहे हैं तो ये हमको दिखाई भी देंगे वाटर, क्योंकि एयर बबल्स नजर आएंगे, एयर बबल्स मूव करते हैं वाटर के साथ साथ। तो ये जो एग्जांपल है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नेचुरल कन्वेक्शन। एक्चुअली कन्वेक्शन दो टाइप का है। कन्वेक्शन दो टाइप का है, एक कन्वेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, और एक कन्वेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन, तो वो जो रूम हीटर की बात कर रहे हो ना, उसमें एक ब्लोअर वाला जो हीटर होता है, मतलब जिसमें फैन भी लगा होता है, मतलब हीटिंग यस सर, कॉइल भी होती है और फैन भी लगा होता है। तो फैन बेसिकली क्या करता है? फैन एयर को फोर्सफुली हीट करके थ्रो करता है।
या ऐसे बोल सकते हैं कि जो एयर कंडीशनर है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, लेकिन ये कि एयर कंडीशनर उल्टा काम करते हैं, हीट लेते नहीं बल्कि हीट खींच लेते हैं, उल्टा होता है। बट हीट कन्वेक्टर जो है वो इसका एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। और नेचुरल कन्वेक्शन के जो एग्जाम्पल हैं वो कभी अगर तुम समंदर के किनारे जाना घूमने कभी, तो जरा इस बात को ऑब्जर्व करना कि क्या होगा ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, मतलब दिन के समय, लेट से 12 बजे 1 बजे 2 बजे, क्या होगा कि ग्राउंड का टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। ग्राउंड का जो सरफेस है वो जल्दी हीट होगा, तो ग्राउंड की जो एयर होगी वो जल्दी हीट होगी एज कंपेयर टू सी के ऊपर की जो एयर है, क्योंकि सी वाटर का अमाउंट होता है ज्यादा, तो ज्यादा वाटर नहीं जल्दी इतनी जल्दी हीट होगा, ठीक है ना। लेकिन ग्राउंड के ऊपर जल्दी हीट होगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्राउंड के ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ अपने आप उठते हैं, ठीक है ना, उनकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की होती है। अब उनकी टेंडेंसी जब ऊपर की तरफ जाने की होगी तो हमें ऐसा लगता है कि जो विंड का डायरेक्शन है वो सी की तरफ से आ रहा है, ठीक है ना, विंड का जो डायरेक्शन है वो सी की तरफ से आ रहा है, जबकि रात में ठीक उल्टा हो जाएगा। ये सिचुएशन है, दिस इज डे टाइम, और ये क्या कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो ये भी एक तरह का नेचुरल कन्वेक्शन है। रात में क्या होगा, रात में ग्राउंड जल्दी गर्म हुआ है तो ग्राउंड जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जबकि सी के ऊपर का जो एयर होगा वो सी का वाटर जितना हीट हो चुका है उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो उधर की एयर उल्टा तो उल्टा प्रोसेस होगा, तो हमें हमेशा जो विंड का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सी नजर आएगा, ठीक है ना, मतलब अपने बाल अपने कपड़े जो है तुम अपने आप उड़ते हुए टुवर्ड्स सी देखोगे, तो रात में ठीक उल्टा है दिन में ठीक उल्टा है। तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज ये दो एग्जाम्पल है नेचुरल कन्वेक्शन के। कन्वेक्शन में इसलिए अभी यहाँ डिटेल में बता दे रहा हूँ क्योंकि कन्वेक्शन में हमें कोई न्यूमेरिकल पे स्टडी नहीं करनी है, डिटेल में स्टडी नहीं करनी है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है इसकी स्टडी। हाँ, कंडक्शन और रेडिएशन ये दो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कन्वेक्शन यहाँ समझ लो, कन्वेक्शन क्लियर है? यस सर। अच्छा, रेडिएशन का एग्जाम्पल माइक्रोवेव में ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चीजें होता है। हाँ ठीक है, माइक्रोवेव सन से जो हीट सर मिल रही है, सनलाइट। लाइट जो हमको मिल रही है वो भी हीट रेडिएशन ही तो है। यस बिकॉज सर। तो सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस है, बीच में बहुत सारा मीडियम ऐसा है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो ये होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। ये किनकी वजह से होगा, ये होगा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो पहले थोड़ा बेसिक ये समझते हैं कि हीट कंडक्शन कैसे होता है। तो हीट कंडक्शन के लिए जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल लिया कि एक रॉड अगर हम लोग लें, ठीक है, लेट्स से कि मेटल का रॉड है, और इस मेटल रॉड को अगर हम एक एंड अगर हम इसका फ्लेम पे रखते हैं, तो ये बताओ कि इनिशियली अगर मेटल रॉड का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस और फ्लेम का टेम्परेचर मान लो 500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले इस रॉड में कौन सा पॉइंट 500 पे पहुंचेगा? राइट मोस्ट। सर लेफ्ट हैंड वाला। राइट मोस्ट वाला, मतलब इसको हीट सबसे पहले मिलेगी, वो जो राइट मोस्ट वाला एंड है। अच्छा, उसको हीट मिलने का मतलब है कि उसके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, क्यों भाई, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अच्छा, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वो अपने से लेफ्ट वाले यानी पड़ोसी से टकराएगा, और टकरा के उसके भी वाइब्रेशन बढ़ा देगा, यानी एक तरह से उसने अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ी सी ट्रांसफर कर दी है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे इसमें ट्रांसफर होगी। इसी तरह फिर ये वाइब्रेशन बढ़ाएगा तो इधर ट्रांसफर होगी, इधर ट्रांसफर होगी। तो ये प्रोसेस जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जो हीट है वो दूसरे एंड पे कंडक्ट होगी। क्यों भाई, डायरेक्शन ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो सिचुएशन मैंने दिखाई है डायग्राम बना के, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड
अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। अनस्टेडी स्टेट इसलिए क्योंकि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन रॉड इज चेंजिंग विथ टाइम। यानी रॉड के अगर डिफरेंट पॉइंट्स का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। तो अभी जो हो रहा है वो अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन है, क्योंकि वो पार्ट साइमल्टेनियसली हीट एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और फिर वो आगे ट्रांसफर भी कर रहे हैं। और इनफैक्ट हो क्या रहा होगा कि एब्जॉर्ब थोड़ी ज्यादा कर रहे होंगे लेकिन ट्रांसफर थोड़ी कम कर रहे होंगे। क्यों भाई? क्योंकि थोड़ी अपने पास भी रख ले रहा होगा अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ट्रांसफर भी हो रहा है और अपने पास भी रख रहा है। तो इसको हम लोग अनस्टेडी स्टेट बोलते हैं। अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन को हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइमल्टेनियसली टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करें और ये बोलें कि अगर हम इस रॉड को, ठीक है, अब ऐसे मान के चलो कि अगर हमने इसका एक एंड हमने इसका बॉइलिंग वाटर में रखा है, एक एंड हमने इसका रखा है बॉइलिंग वाटर में, और एक एंड अगर हम इसका रख दें आइस बाथ में, ठीक है, तो क्या होगा? बॉइलिंग वाटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा। मेल्टिंग आइस बाथ में इसलिए क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है। तो ये वाला जो एंड है ये एक तरह से हीट सोर्स का काम करेगा और ये वाला जो एंड है वो हीट सिंक का काम करेगा। मतलब एक तरफ सोर्स है और एक तरफ सिंक है। तो क्या होगा? कुछ देर तक तो अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद ये जो अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन है वो एक स्टेडी स्टेट कंडक्शन में बदल जाएगा। जब क्या होगा? जितनी हीट इधर से निकलेगी उतनी हीट दूसरे एंड पे पहुंचेगी। हम लोग एटमॉस्फेयर में जो लॉस हो रहा है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर में जो रॉड से लॉस हो रहा है रेडिएशन की वजह से उसको नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। क्यों भाई? मतलब रॉड को इंसुलेशन बना दे, रॉड के अंदर, रॉड के चारों तरफ इंसुलेशन लगा दिया, मान लो कॉटन लगा दी ढेर सारी, तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो लॉस हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो एक एंड से जितना हीट निकलेगी दूसरे एंड पे उतना हीट पहुंचेगी। तो ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर सम टाइम rod will be in state of steady state conduction। steady state conduction, ठीक है। steady state conduction का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर at different points, temperature at different points will become constant with respect to time। मतलब टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। रॉड का ये जो लेफ्ट वाला एंड है इसका टेम्परेचर कितना होगा? रॉड का जो लेफ्ट वाला एंड है उसका टेम्परेचर 100 होगा। रॉड का जो राइट वाला एंड है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। रॉड का जो मिड पॉइंट होगा उसका टेम्परेचर 50 होगा। 50 और 0 का जो मिड पॉइंट है उसका टेम्परेचर 25 होगा। इधर टेम्परेचर 75 होगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम है, लेकिन जिस पॉइंट का उसकी लोकेशन के हिसाब से जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा। उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडक्शन। बताइए पहले, इतनी बात क्लियर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन एंड स्टेडी स्टेट कंडक्शन? इतना बताओ पहले, क्योंकि हम लोग जो स्टडी कर पाएंगे ना, स्टडी सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडक्शन की कर सकते हैं, अनस्टेडी स्टेट का स्टडी पॉसिबल नहीं है। बताओ यहां तक पहले, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट है फिर, अब देखो स्टेडी स्टेट कंडक्शन में हमारा क्या लॉ यूज करने वाले हैं।
तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। तो देखो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रॉड का कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई एक एलिमेंट सपोज जिसका विड्थ हम लोग ले लेते हैं dx। देखना ध्यान से, ये वाला एंड है x इक्वल टू एक्स पे, ये वाला एंड है x इक्वल टू एक्स प्लस dx पे, और जो हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है उसको हम लोग लिख रहे हैं dq, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर T ले लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर T प्लस dt ले लेते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि T प्लस dt सर क्यों ले लिया, T माइनस dt होना चाहिए। कैलकुलस में हम लोग लिखते प्लस में ही है, वो अंडरस्टूड है कि जो dt की वैल्यू आएगी वो विद साइन आएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा। अगर हीट राइट साइड में जा रही है तो राइट साइड में टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। बट कैलकुलस लगाएंगे तो T प्लस dt ही लिखेंगे, x पे टेम्परेचर T है, x प्लस dx पे टेम्परेचर T प्लस dt है, ठीक है। यस। तो अब यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन, रेट ऑफ हीट कंडक्शन। पहले ये बताओ तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये जो रेट है ये किस किस बात पे डिपेंड करेगा? क्या लगता है? व्हाट अबाउट टेम्परेचर डिफरेंस? टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, क्यों भाई, यस सर, उतना ज्यादा रेट उतना ज्यादा होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ एलिमेंट? लेंथ ऑफ एलिमेंट पे कैसे डिपेंड करना चाहिए, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली सर। इनवर्सली सर। ठीक, क्योंकि लेंथ एलिमेंट की अगर छोटी हुई, क्यों भाई, यस तो सर। ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं दैट रेट ऑफ हीट कंडक्शन। और अच्छा एक और बताओ, व्हाट अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ सेक्शन के प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली। डायरेक्टली। बस, तो अब अगर तुमने इतना कॉमन सेंस लगा लिया तो बस हो गया। तो ये प्रोपोर्शनल होता है a इंटू माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वो जो माइनस मैंने वहां नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ। टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्चुअली निगेटिव होगा, क्योंकि dx के साथ dt कम होगा। तो हम चाहते हैं कि वो वैल्यू पॉजिटिव हो, तो माइनस हमने पहले से लगा दिया। और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है वो डिपेंड करेगा उसके मटेरियल पे, क्यों भाई, अलग अलग मटेरियल के लिए भी तो डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने अलग से डिनोट कर दिया है के से। ठीक है, एंड दिस के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यूनिट निकालोगे तो आएगा वॉट पर मीटर पर केल्विन। देख लो, और ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू कांस्टेंट इन स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। कैसा भी केस हो, स्टेडी स्टेट आने के बाद dq बाई dt की वैल्यू 100% कांस्टेंट हो जानी चाहिए। वेरिएबल हीट फ्लो नहीं करेगा, कांस्टेंट हीट फ्लो करेगा। बताओ, लॉ क्लियर है? आगे की कहानी सब इसी लॉ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसमें बढ़ते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं, कंडक्शन थ्रू यूनिफॉर्म मीडियम। कंडक्शन थ्रू यूनिफॉर्म मीडियम, ठीक है। और इसमें कंडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हम रॉड कंसीडर करते हैं। रॉड का एक एंड T1 टेम्परेचर पे है, एक एंड T2 टेम्परेचर पे है। T2 की वैल्यू T1 से कम है, रॉड का लेंथ L है, रॉड की कंडक्टिविटी K है, और रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। बोलो, ठीक है। तो
तो हम यहाँ से रॉड के एक एंड से x डिस्टेंस पे अगर एक dx विड्थ का एलिमेंट लें, ठीक है, तो इस एलिमेंट के ऊपर अगर हम लोग लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन लगाएं तो क्या लिखेंगे बताओ? क्या ये लिखेंगे कि dq/dt जो होगा वो KA माइनस ऑफ dt/dx के इक्वल होगा? KA माइनस dt/dx के इक्वल होगा? बोलो। ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, भले ही हम इसको लिख रहे हैं dq/dt, लेकिन ये है कांस्टेंट। तो अब इसमें देखो, एक काम करो, dq/dt को एक तरफ रहने दो और dx इधर ले आओ और ka उधर रहने दो और dt को अलग अकेला छोड़ दो। इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान रखना इंटीग्रेशन से k इंटू ए भी बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म मीडियम है, और dq/dt भी बाहर आ जाएगा। dq/dt तो ऑलवेज बाहर आ जाएगा क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है। तो टेम्परेचर की लिमिट्स जाएंगी T1 से T2 और x की लिमिट्स जाएंगी 0 से L। तो यहाँ से हमको मिलेगा dq/dt इंटू L, देखना ध्यान से, इज इक्वल टू KA, T2 माइनस T1 आएगा, माइनस साइन आएगा तो T1 माइनस T2 बन जाएगा। तो यहाँ से हमको ये मिल गया कि इस केस में इस रॉड से कितना हीट पर सेकेंड कंडक्ट हो रहा है। तो ये वैल्यू आ रही KA T1 माइनस T2 अपॉन L। बताओ, दिस इज रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। अच्छा, dq/dt की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, तो इसको ऐसे लिख लो, dq/dt इज इक्वल टू KA माइनस dt/dx एंड dq/dt इज ऑल्सो इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L। तो यहाँ से अगर हम dt को एक तरफ रखें और T1 माइनस T2 अपॉन L, KA तो कैंसिल हो गया, dx उधर ले जाएं, ये पता करने के लिए कि जनरल x पे क्या टेम्परेचर है। तो इसको हम T1 से T इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से अगर आप T की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी T इक्वल टू T1 माइनस, ध्यान से देखना, x अपॉन L इंटू T1 माइनस T2, यानी जो टेम्परेचर है वो एक एंड से दूसरे एंड लीनियरली चेंज हो रहा है। टेम्परेचर जो है एक एंड से दूसरे एंड लीनियरली चेंज हो रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे बना भी सकते हैं ड्रॉ करके, टेम्परेचर T1 से T2 ये है, देखो ध्यान से, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये 0 है और ये L है। तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है, बट ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। सर इस रॉड के लिए हम लोगों ने जो dq/dt लिखा है वो हम लोगों ने स्टेडी स्टेट अज्यूम करके ही लिखा है ना? हाँ, सब कुछ स्टेडी स्टेट में ही चल रहा है। सब कुछ स्टेडी स्टेट में ही चल रहा है। और सर स्टेडी स्टेट होने के लिए मीडियम यूनिफॉर्म होना जरूरी है ना? अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो नहीं हो सकती स्टेडी स्टेट तो आ ही जाएगा। स्टेडी स्टेट में हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जब स्टेडी स्टेट आएगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जानी चाहिए बस। बाकी टेम्परेचर किस तरह से वेरी करेगा, अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, वो सब बातें अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकती हैं। बट स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि dq/dt कांस्टेंट हो जाए और हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पॉइंट का टेम्परेचर इक्वल हो जाए,
लेकिन हर पॉइंट का टेम्परेचर जिस पॉइंट का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होकर कांस्टेंट हो जाए, बस ये है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अगर रॉड हमारी वेरिएबल मास की है, हर पॉइंट पे मास ही वेरी कर रहा है, तो करेंगे फिर नहीं हो करेंगे सकता। करेंगे वेरिएबल, तो उसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, dq by dt कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ बस ठीक सर। ठीक है, नीचे देखो इसमें नोट करके। अब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रिकल वाले से काफ़ी मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है इसको ज़रा देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि ये एक रॉड है, इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है, L है, K है, A है। तो यहाँ पे हम लोग dq by dt क्या लिखते हैं, dq by dt की वैल्यू लिखते हैं Ka T1 माइनस T2 अपॉन L। बताओ, Ka T1 माइनस T2 अपॉन L। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L अपॉन Ka, क्यों भाई? अच्छा, अब ऐसे क्यों लिखा है? तो देखो जरा ध्यान से, मान लो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का केस है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बताओगे कि रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो क्यों होता है? रेजिस्टेंस में जो करंट का फ्लो है ये है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक उसी तरह से रॉड में जो हीट का फ्लो है ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं। यहाँ पे हम लोग करंट को लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड करंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं मालूम है, V1 माइनस V2 अपॉन R। और R को भी अगर तुम्हें याद हो, अगर हम लोग लेंथ और एरिया में रिप्रेजेंट करें तो R को भी हम लोग लिख सकते हैं L अपॉन सिग्मा A, जिसमें सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो क्या बिल्कुल एक जैसा है? तो यहाँ पे जो ये L अपॉन के ए आ रहा है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो K है वो है थर्मल कंडक्टिविटी, एंड थर्मल रेजिस्टेंस of a rod is defined as R thermal and this is equal to length upon K into A। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि कोई अगर वेरिएबल रॉड है तो उसका हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करेंगे तो हमको हीट फ्लो मिल जाएगा। और ये जो dq by dt निकाला है इसको भी हम कई बार बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड हीट करंट। लेकिन ध्यान रखना थर्मल रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम नहीं होगा। क्या यूनिट है इसका बताओ, थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बनेगा, मीटर केल्विन पर वॉट बनेगा, इसका यूनिट ओम नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, ऐसा ना हो सब सेम करते करते तुम ये भी सेम कर दो। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक, बताओ। तो क्या है ना, कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको ज़्यादा बढ़िया से अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लो कि दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2 सीरीज में। मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, और बीच में जंक्शन पे टेम्परेचर TJ है। तो ये बताओगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। और ये भी तो हम बोल सकते हैं जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें है। तो अगर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो करंट की वैल्यू को लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट। अच्छा, करंट को ही लिख सकते हैं T1 माइनस T जंक्शन अपॉन R1, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू T जंक्शन माइनस T2 अपॉन R2। तो ये हमको कई बार जंक्शन टेम्परेचर निकालने में भी काम आएगा कि हमें दो अलग अलग रॉड दी हुई हैं, दोनों के एंड्स पे टेम्परेचर दिया हुआ है,
हमें जंक्शन पे बताना है टेम्परेचर कितना होगा, तो उसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, करंट वाला। ये क्लियर है जो मैंने लिखा है, बताओ। Yes, sir. अच्छा, इसी तरह से अगर मान लो कि पैरेलल का केस हो, मान लो पैरेलल का केस है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है, तो जरा बताओगे कि इधर से जो करंट आ रही है I, वो इधर और इधर किस रेशियो में डिवाइड होगी, यानी हीट किस रेशियो में डिवाइड होगी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि I1 और I2 का जो रेशियो है वो 1/R1 is to 1/R2 का रेशियो होगा, और R इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ जाएगा। मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर हैं बिल्कुल करंट वाले। हीट कंडक्शन में वैसे तो बहुत थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, 90% क्वेश्चन हीट कंडक्शन में समझ लो कि तुम्हें इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर मिलने वाले हैं, 90% क्वेश्चन। बस 10% थोड़े आड़े तिरछे हैं, उसमें थोड़ा सा हमें हो सकता है और इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत पड़े, बट 90% क्वेश्चन जो है बस तुम ये समझ लो कि ये जो सीरीज पैरेलल में हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही करना है। करंट बन जाएगा हीट करंट, रेजिस्टेंस बन जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बन जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी, लेंथ और एरिया वैसे ही है। पहले यहां तक बताओ, नोट कर लिया? एक मिनट। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक तो कुछ प्रॉब्लम इसी के ऊपर सिंपली बेस्ड करते हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये 3 रॉड्स हैं, पहली वाली है L, K/2, A, ठीक है, दूसरी है L, K, A, और तीसरी है L, K/3, A, ठीक है। इधर का टेम्परेचर है 100, इधर का टेम्परेचर है 0, ठीक है, पॉइंट A, पॉइंट B। अच्छा देखो, क्वेश्चन में ये जरूर पढ़ लेना कि टेम्परेचर मेंटेन्ड कहाँ का है। जैसे ये क्वेश्चन होगा तो ये लिखा होगा कि वन एंड ऑफ सिस्टम इज मेंटेन्ड एट 100 एंड अनदर पॉइंट इज मेंटेन्ड एट 0। मतलब एक पॉइंट पे हमने सोर्स लगा रखा है हीट का और एक पॉइंट पे हमने सिंक लगा रखा है, तो बाकी जगह का टेम्परेचर फिर इनके हिसाब से डिफाइन होगा, इन पे डिपेंडेंट होगा, ये दोनों किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में dQ/dt, बी पार्ट में टेम्परेचर एट ए, सी पार्ट में टेम्परेचर एट बी, ठीक है। और एक काम ये करना, L/KA की वैल्यू 1 यूनिट ले लेना। देखो करो ट्राई। देखो इसको एक काम ऐसे कर सकते हो कि इस रॉड का रेजिस्टेंस अगर हम R लें तो इसका रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है L/KA, तो K जब नीचे जाएगा तो बाई 2 ऊपर आ जाएगा, बाई 3 भी ऊपर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से ये बात तो बोल ही सकते हैं। और R का वैल्यू कितना होगा, R का वैल्यू यहाँ पे 1 यूनिट है, तो R इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 6R, यानी कि 6 यूनिट्स। तो dQ/dt तो सीधे सीधे हो गया, dQ/dt हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन 6, तो ये हो गया 50/3 वाट। वाट लिखो या जूल पर सेकेंड लिखो। फिर बी पार्ट में हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो dQ/dt है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 माइनस TA अपॉन 2R, और ये वैल्यू दी हुई है 50/3। तो यहाँ से देखो TA की वैल्यू क्या आ जाती है, TA की वैल्यू आ जाएगी 200/3 डिग्री सेल्सियस। और सी पार्ट में इसी तरह से dQ/dt कैन ऑल्सो बी रिटन एज
TB minus 0 upon 3R and this is 50/3। तो यहाँ से आपको TB की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी। कर लिया क्या सभी ने? तो भाई यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर। कर लिया तो कुछ डाउट है पिछले क्वेश्चन में तो बताओ। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, बस पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन है। देखो इसको भी फिर वैसे ही करो। इसमें दो ही तरह की रॉड्स हैं, क्यों भाई? तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, इसका कंडक्टिविटी क्या दिया है एंड टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ x इज डबल दैट ऑफ y। तो x का कंडक्टिविटी 2k है और y का कंडक्टिविटी k है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस बनेगा L अपॉन 2ka और इसका रेजिस्टेंस बनेगा L अपॉन ka। इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा? इसका रेजिस्टेंस बनेगा, क्यों भाई, π/2 L अपॉन ka और इसका रेजिस्टेंस बनेगा π/2 L अपॉन 2ka। बताओ। हाँ, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में बनाएं, थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए, तो ये इस तरह का कुछ बनेगा। सर्किट तो सीधा सीधा है, ये वाला एंड है 80 डिग्री सेल्सियस पे और ये वाला एंड है 10 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों भाई? इसका रेजिस्टेंस हम लोग L अपॉन 2ka को अगर हम R ले लें तो ये R होगा, ये 2R होगा। इसको R लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये वाला πR होगा और ये वाला πR/2 होगा। देखो तो सबसे पहले तो पॉइंट आता है व्हाट इज R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना होगा? तो R इक्विवेलेंट होगा 3R प्लस πR और πR/2 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ये हो जाएगा R इंटू π/2 अपॉन पाई प्लस π/2। तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी कितनी है। फिर हम लोग निकाल सकते हैं dq/dt और dq/dt को लिखेंगे 80 - 10 अपॉन R इक्विवेलेंट। और इसी को लिख सकते हैं, अगर यहाँ का टेम्परेचर हम TB ले लें तो इसको लिखेंगे 80 - TB अपॉन R और इसी का यहाँ का टेम्परेचर अगर हम TE ले लें तो इसी को लिखेंगे TE - 10 अपॉन 2R। क्यों भाई? R इक्विवेलेंट कितना आता है? सॉल्विंग वी गेट TB की वैल्यू आनी चाहिए 60.52 और TE की वैल्यू आनी चाहिए 19.74। π/3 + 3 तो ये 4.04 आ रहा है। क्यों भाई? तो इसमें 2R भी ऐड होगा। नहीं 3R कर तो दिया। यस सर। हम्म, यस सर। 3R कर तो दिया। तो अप्रोक्सीमेटली 4R ले लो, उसमें क्या है। 4R लेके सॉल्व कर लो, क्या आता है बताओ। आ रहे हैं आंसर्स? क्यों भाई? यस सर। अदर देन मैथ्स कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। और देखो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
देखो इसमें सीधा है, देखो 3 पॉइंट्स के टेम्परेचर मेंटेन्ड है और हमें यहाँ का निकालना है, और तीनों रॉड कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इधर से आने वाली हीट, इधर से आने वाली हीट इज इक्वल टू इधर जाने वाली हीट। क्यों भाई? तो इधर से आने वाली कितनी हो जाएगी, तो 90 माइनस टी अपॉन आर प्लस 90 माइनस टी अपॉन आर इज इक्वल टू टी माइनस 0 अपॉन आर। क्या आता है यहाँ से, 180 इज इक्वल टू 3t, तो टी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री सेल्सियस। क्यों भाई, कर लिया? कोई डाउट बताइए, कोई डाउट तो? और देखो नेक्स्ट, देखो ये वाला, अगर ये दोनों टेम्परेचर 90-90 नहीं होते, मान लो कि ये वाला 70 होता, तो ये कंफ्यूजन हो सकता था कि इधर हीट लें कि इधर लें हीट। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि मान लो तीनों साइड से हीट आ रही है, यानी 90 माइनस टी बाई आर प्लस 70 माइनस टी बाई आर प्लस 0 माइनस टी बाई आर, और तीनों तरफ से आने वाली हीट का सम 0 होगा। ऐसे बना दो इक्वेशन, तो यहां से टी आ जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किधर से हीट ले रहे हैं, बट जिधर से ले रहे हो इक्वेशन भी वैसे ही बनाना। मैंने जो एरो बनाया है वो हायर टू लोअर के हिसाब से बनाया है, तो मैं हायर टी को लूंगा, 0 को लोअर लूंगा, 90 को हायर लूंगा, टी को लोअर लूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आंसर इसका ही नीचे लिखा हुआ है, ये आना चाहिए।
देखो इसमें क्या आएगा, 3 rods of identical cross section and made from the same metal। ठीक है, तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस R लेंगे, इसका रेजिस्टेंस R लेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस √2R बनेगा। अब ध्यान से देखो, A एंड B आर मेंटेन्ड है, तो A का टेम्परेचर T मेंटेन्ड है, B का टेम्परेचर √2T मेंटेन्ड है। Assume that heat flows only by conduction, find the temperature of C। तो ध्यान रखना कि इधर से हीट इनपुट हो रहा है और इधर से हीट आउटपुट हो रहा है, यानी सोर्स इधर होगा और सिंक इधर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो हीट जा रही होगी B से C, वो वही हीट होगी जो A से C जा रही होगी। तो हम लोग अगर BC और AC के लिए अप्लाई करें, अज्यूमिंग C का टेम्परेचर TC है, तो इसको लिखेंगे √2T माइनस TC अपॉन R इज इक्वल टू TC माइनस T अपॉन √2R। तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा, 2T माइनस √2TC इज इक्वल टू TC माइनस T। तो यहाँ से TC की वैल्यू 3T अपॉन √2 प्लस 1 आ जाएगा। क्या भाई, क्या डाउट था इसमें? सर मतलब जिसका टेम्परेचर कम होगा हम उसको सिंक मान लेंगे। हाँ, मेंटेन्ड मैंने कहा था ना, अभी एक बात बोली थी कि किस पॉइंट, कौन से पॉइंट्स हैं जिनका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, उन पे ध्यान दो, क्योंकि वो उसमें से एक सोर्स होगा और एक सिंक होगा। बाकी सबके जो टेम्परेचर है वो उसके हिसाब से डिफाइन होंगे। और सर AB रॉड का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, इसमें क्या समस्या है? कुछ नहीं सर। देखो एक और करो इसमें, %90 क्वेश्चन तो उतने ही कॉन्सेप्ट हैं जितना मैंने बताया अभी तक बस, और बताया भी क्या, करंट वाले कॉन्सेप्ट हैं।